Look your topic 16.4 mechanism of concentration of the filtrate. Hold your pencils in your hands and just focus on your line to line. तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम यूरिन को जो फिल्ट्रेट है उसको कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसे कॉन्सेंट्रेशन करने का पूरा जो मैकेनिज्म है वो क्या है। तो देखिए मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। जितने भी मैमल्स हैं सबके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट मतलब लॉस ऑफ वाटर को अपनी बॉडी से कम कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट का मतलब यही हुआ। ओके, द हेनलेज लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। आपको पता है हेनले लूप अभी डायग्राम में जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है, ये जो यू शेप्ड है। वासा रेक्टा जहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टल कॉर्नरी टिब्यूल मिलती है, डीसीटी, जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं, कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। तो ये दोनों वो रीजन्स हैं जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा मेजर जो कॉन्सेंट्रेशन काम है वो ये लोग कर रहे हैं, दो लोग। ठीक है, अब देखिए द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। अब देखो काउंटर करंट की बात आएगी। देखिए जो हमारा हेनले लूप में जो फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक तो ऊपर से नीचे को आ रहा है यू में, फिर एक साइड से ऊपर को जा रहा है। क्लियर हो रहा है? एक नीचे को आ रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो देखिए हेनलेज लूप में क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक तो ऊपर से नीचे को आता है, फिर एक साइड ऊपर को जाता है। क्लियर हो गया? तो नीचे को आ रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे काउंटर करंट बनता है। अभी आपको बाद में क्लियर होगा काउंटर करंट होता क्या है। अब देखिए द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा की बात करें तो यहाँ पे जब हमारा ब्लड फ्लो होता है ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न, यहाँ पे भी काउंटर करंट पैटर्न में ही ब्लड फ्लो होता है, वासा रेक्टा में भी और लूप ऑफ हेनले में भी। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन दैम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इनमें सिमिलैरिटी है हमारी हेनलेज लूप में, वासा रेक्टा में, दोनों में जो हमारा ब्लड का फिल्ट्रेट का फ्लो है वो काउंटर करंट की वजह से हो रहा है। इसमें काउंटर करंट की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे उनको बहुत हेल्प मिलती है अपनी ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए। ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो गया? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन आप लिख भी सकते हैं, क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। इट इज़ अ मेजर ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो उसको आप बोलते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसकी आपको इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज OSM पर लीटर लिख सकते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज OSM पर लीटर। ओके, अब देखिए हम बार बार पढ़ रहे हैं काउंटर करंट। मैं सिंपल सी डेफिनेशन बता रही हूँ कि आगे भी डेफिनेशन इसकी आएगी। तो काउंटर करंट मतलब देखिए क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है आपकी बॉडी के नेफ्रॉन्स में, ये अ सिस्टम दैट यूजेस energy to create a concentration gradient. It is a system which use a energy to create a concentration gradient. Gradient मतलब एक जगह concentration ज़्यादा, एक जगह कम। ग्रेडियंट बनता है, जैसे आपने देखा कि कोई भी चीज़ में हम जब किसी चीज़ को हमें पास करना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एक जगह से। अब अपने लंग्स में देख लीजिए, ग्रेडियंट बन रहा था लंग्स में वॉल्यूम का, बाहर ज़्यादा और अंदर कम हो रहा था, फिर अंदर ज़्यादा बाहर कम, इस वजह से आप सांस अंदर और बाहर कर रहे थे। तो दिस इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कहीं प्रेशर का होता है, कहीं लिक्विड का होता है। ओके, अब देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, एक सिस्टम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ये मैमल्स की ऑर्गन्स में पाया जाता है, जैसे कि हमारी किडनी में होता है यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम इस मैकेनिज्म से क्या करते हैं, किडनीज़ की हेल्प से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। इस मैकेनिज्म की हेल्प से हम किडनीज़ को यूज़ करके कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, Henle's loop and vasa recta as well as the counter current help in maintaining the osmolarity toward the inner medullary interstitium. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। कहाँ पे? आपके मेडुलरी रीजन में, किडनी के अंदर वाले हिस्से में। दैट इज़ फ्रॉम 300 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 ऑस्मोलैरिटी इन द इनर मेड्यूला। तो 300 तो आपका जो होगा वो आपका होगा इन मेड्यूलरी रीजन में, और करीब 1200 आपका होगा इनर मेड्यूलरी रीजन में। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, सी ओ डायग्राम 16.6।
ध्यान से देखना डायग्राम में। डायग्राम के राइट हैंड साइड पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। कॉर्टेक्स, फिर आउटर मेड्यूला, सबसे अंदर वाला, किडनी के अंदर से हम इनर मेड्यूला में आ गए। डायग्राम के राइट हैंड साइड में ध्यान से देखना है, कॉर्टेक्स, आउटर मेड्यूला, इनर मेड्यूला। अब उसके लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, वहाँ देखो क्या है, 300 हुआ, फिर 600 हुआ, फिर 900 हुआ, फिर 1200 हुआ। ऑस्मोलैरिटी बढ़ती गई, 300 से ऑस्मोलैरिटी 1200 में पहुँच गई। क्लियर हो गया। इन्होंने इस डायग्राम को, नेफ्रॉन को इस तरीके से एक्सप्लेन करा आपको बताने के लिए कि नेफ्रॉन जो होती है किडनी के अंदर इतने पार्ट्स में अरेंज्ड होती है। मतलब ऊपर वाला हिस्सा आता है हमारा मेड्यूला में, ठीक है, फिर देखिए अंदर कॉर्टेक्स में आता है, फिर देखिए आउटर मेड्यूला में आता है, फिर सबसे अंदर वाला पार्ट जो नीचे वाला लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा, ये हिस्सा हमारा आता है इनर मेड्यूला में। और इनर मेड्यूला में देखो कितना है ऑस्मोलैरिटी, वाटर देखो आप नीचे अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ देखो। क्लियर हो गया। डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र में आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इससे आपको ये समझ में आ सकता है कि हम ये देख सकते हैं कि नेफ्रॉन के वासा रेक्टा में काउंटर करंट मैकेनिज्म कितना है, कितनी ऑस्मोलैरिटी है। बाहर 300 है, फिर 600 है, फिर 900 हो रही है, फिर सीधा की सीधा हमारी 1200 हो जा रही है। ठीक है। अब देखिए इन योर एनसीईआरटी, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये जो ग्रेडियंट आपको दिख रहा है 300 600 जो लिक्विड में चेंज आ रहा है वहाँ पे, ये जो ग्रेडियंट आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र हमारा ग्रेडियंट होता है वहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड और यूरिया की वजह से। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। NaCl वहाँ कैसे पहुँचता है? NaCl आपका हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर को जा रही है उस लिम्ब से आता है, विच इज़ एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जो कि वहाँ पे वासा रेक्टा की लिम्ब से एक्सचेंज हो रही है। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। जो NaCl अभी हमने वहाँ पे सप्लाई करके यूज़ किया था, वही NaCl अब वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न बैक कर रहे हैं। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल, अंदर मेडुलरी रीजन में अंदर रिटर्न कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? असेंडिंग पोर्शन, वासा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन से। आप देख सकते हैं डायग्राम में वासा रेक्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो वासा रेक्टा का जो ऊपर पोर्शन को, ऊपर को जो जा रहा है ऊपर को, उसे बोलते हैं असेंडिंग। ओके, जो नीचे को आ रहा है वो वासा रेक्टा का क्या है? डिसेंडिंग है। तो यहाँ से आपको क्लियर करना है। अब देखिए NaCl इज रिटर्न, ओके, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। अब कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया हमारा जो होता है वो हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है, फिर दोबारा से वो ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है इंटरस्टिशियम में विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की हेल्प से। द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं चीज़ों का, NaCl का, यूरिया का, ठीक है, ये जो सिस्टम हमारा पूरा अरेंजमेंट है, किस में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? पहले हेनलेज लूप में, वासा रेक्टा में। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारा जो वो 2 कंपोनेंट्स का बना होता है। तो एग्जाम में अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 कंपोनेंट्स का आप लिखेंगे, एक लिखेंगे हेनलेज लूप, दूसरा लिखेंगे वासा रेक्टा। क्लियर हो गया। तो हमारा जो फ्लो होगा फिल्ट्रेट का वो 2 लिम्स में होगा। एक तो हेनलेज लूप में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे काउंटर करंट बनेगा। ओके, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, मूव करने में कभी नीचे को जा रहा है ऊपर को जा रहा है तो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है हमारी वहाँ पे। और जो फ्लो ऑफ ब्लड हमारा होगा वो 2 लिम्स में वासा रेक्टा के, वो भी काउंटर करंट पैटर्न में ही होगा। काउंटर करंट पैटर्न मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के रूप में होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर हो गया। तो देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारी बॉडी को हेल्प करती है कि हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को पास ना करें, मतलब प्रिवेंट करें, टू प्रिवेंट द बॉडी पासिंग मोर वाटर आउट ऑफ द बॉडी। ओके, अब देखिए लास्ट पैरा देखिए, दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो इस कॉन्सेंट्रेशन से हमें क्या मिलता है, क्या हेल्प मिलती है कि हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखते हैं किडनी के सबसे अंदर वाले हिस्से में। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर। इसकी वजह से हम ईजी पैसेज कर सकते हैं वाटर का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, देयर बाय कॉन्सेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, ताकि हमारा फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो जाए। यूरिन फिल्ट्रेट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिन।
ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। तो करीब हमारी जो किडनीज होती है वो करीब यूरिन को 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट कर सकती है एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल, जो पहला फिल्ट्रेट हमारा बना था अभी स्टार्टिंग में, उसके कंपेयर 4 टाइम्स वो और कॉन्सेंट्रेट होता है, ताकि कम तभी हर चीज़ एब्जॉर्ब होती रही, हर पार्ट में देखा जा रहा है। पहले फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस से, फिर धीरे धीरे आगे आके हमारा क्या होता रहा, और कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि हर चीज़ हमारी वहाँ एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, सिक्रीशन हो रहा था वहाँ पे। तो ये आपका हो गया काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखिए नेक्स्ट में आ जाइए, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए किडनी के फंक्शंस को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। देखो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी आपके आसपास किडनी पेशेंट्स आपने सुना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी बॉडी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम गोइंग ऑन इनसाइड देयर बॉडी, बिकॉज आप अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। तो कि हम किडनी के फंक्शंस को कैसे रेगुलेट करते हैं। द फंक्शन ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। तो किडनी के सारे फंक्शंस को जो रेगुलेट किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, वो सारा का सारा हार्मोन बेस्ड है, केमिकल बेस्ड है। एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें हमारी बॉडी की कुछ ग्लैंड्स काम कर रही हैं, जैसे हाइपोथैलेमस ब्रेन में। क्लियर हो गया। JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलस, आपको बताया था मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हमने पहले ही पढ़ लिया। ये बहुत रेनिन वाला आपको मैंने बताया था, जो रेनिन वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट, और हार्ट भी आपका रोल प्ले कर रहा है। 3 चीज़ें आपकी किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रही हैं, पूरे तरीके से समझ लीजिए आप। अब से फर्स्ट पैरा में आ जाइए। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम। सबसे पहले हमारी बॉडी के जो ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो हमारे एक्टिवेट कब होता है, जब हमारी ब्लड की वॉल्यूम में चेंज आता है, और बॉडी के फ्लूइड की वॉल्यूम में, और बॉडी में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में। जब इन 3 चीज़ों में शरीर में चेंज आता है तो हमारे शरीर के ऑस्मो रिसेप्टर जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को, वो सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कि किसी भी शरीर में किसी भी चीज़ के कम होने से एक दूसरी चीज़ एक्टिव हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए अपने आप। क्लियर हो गया। अब देखिए, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, अगर शरीर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो रहा है, कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। तो क्या होंगे, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर्स खुद एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, आपके ब्रेन की हाइपोथैलेमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे कि तुम वहाँ से ADH नाम का हार्मोन बनाओ, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। और कहाँ से बनाओ, हाइपोथैलेमस का एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर हो गया। हाइपोथैलेमस के भी पार्ट्स होते हैं, अभी आप लास्ट चैप्टर में यही पढ़ोगे, ग्लैंड और उनका स्ट्रक्चर। जो आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ओके, वो ब्रेन में उसका जो न्यूरोहाइपोफिसिस रीजन है, वहाँ से आपका ADH नाम का हार्मोन बनेगा। कब बनेगा, जब बॉडी में बैलेंस बिगड़ेगा, बॉडी फ्लूइड्स का, आयनिक कॉन्सेंट्रेशंस का, फिर वो चीज़ें जाके आपके बॉडी के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगी, एक्टिवेट करेंगी। फिर वो रिसेप्टर जाके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे बार बार ऐसे कि मेक अ हार्मोन, फिर वहाँ से केमिकल हार्मोन बनेगा आपकी बॉडी में। समझ में आया। बहुत ही ध्यान से समझना ये सारी चीज़ों को। तो देखिए फिर क्या होगा आपका, ADH जो है फैसिलिटेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ADH हार्मोन क्या कराएगा, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। कहाँ से, लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन का जो बाद के पार्ट है ना, ट्यूब्यूल्स वाला, आगे का कप वगैरह छोड़कर नीचे के पार्ट्स हैं, वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। देयर बाय प्रिवेंटिंग ड्यूरेसिस, जो ज़्यादा डाइल्यूशन हो रहा था ना हमारा यूरिन में, वाटर ज़्यादा बॉडी से लॉस हो रहा था, उसको बचाने के लिए। क्लियर हो गया। फिर देखिए, एन इंक्रीज इन द बॉडी वॉल्यूम। अब बॉडी की वॉल्यूम में पहले डिक्रीज हो रहा था, फ्लूइड्स बाहर जा रहे थे शरीर से सारे निकल के, अब शरीर में वॉल्यूम दोबारा से बढ़ गया, फ्लूइड्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, अब बढ़ गया। अब वो चीज़ अगर दोबारा से ऐसे काम करेगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो जो चीज़ हमने एक्टिवेट करी उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अभी हमने ऑन करा उसको, अब उसको क्या करना है, ऑफ, ताकि वो केमिकल और ना बने। हम क्या करेंगे उसको, एन इंक्रीज इन द बॉडी वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, फिर ऑस्मो रिसेप्टर्स को ऑफ किया जाएगा। एंड सप्रेस, फिर ADH के सिक्रीशन को सप्रेस किया जाएगा टू कंप्लीट द फीडबैक। क्योंकि हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक चीज़ एक्टिवेट होती है
दोबारा से उसको ऑफ किया जाता है, तो इसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर हो गया। अब देखिए ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। ADH जो हार्मोन है ये हमारी किडनी के फंक्शंस को भी रेगुलेट कर सकता है। कैसे? कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शंस, पतला कर सकता है थोड़ी किडनीज की ब्लड वेसल्स को, ठीक है। दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, पतली होंगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ब्लड फटाफट आएगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस जो हमारा ब्लड कैपिलरीज का टुफ्ट है बॉमन कैप्सूल के अंदर, उसमें ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा। जब ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा तो हमारा GFR भी बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर हुआ? तो मतलब एक पूरी स्टोरी हो गई कि वहाँ वो एक्टिवेट हुआ, फाइनली किडनी के अंदर आके इफेक्ट शो होगा। ब्रेन, देखो इसलिए कहते हैं ना ब्रेन सब चीज़ें कंट्रोल करता है, यही है। ब्रेन ने ही मैसेज देना है। ब्रेन ने अगर कोई चीज़ नहीं भेजी, नहीं हुआ हार्मोन का रिलीज, तो आपका ऑर्गन वो कोई काम नहीं करेगा, चाहे लिवर हो, किडनी हो, कोई भी हो। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया फर्स्ट पैरा। अब सेकंड में आ जाइए। द JGA प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। JGA का भी बहुत बड़ा रोल है। ये रेनिन वाला आपको मैंने पहले भी समझाया था लास्ट लेक्चर में, ये बात फिर से रिपीट हो रही है, बट थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे उसे हम, ठीक है। तो JGA क्या करता है? अ फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स टू रिलीज। जैसे आपको लग रहा है कि ग्लोमेरुलस में ब्लड कम पहुँच रहा है, ब्लड कम मतलब ब्लड फिल्टर कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे जो जक्स्टा वाले सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक्टिवेट, GFR कम होगा तो वो एक्टिवेट करेगा JG सेल्स को, जक्स्टा सेल्स को, जिसकी वजह से वो वहाँ से रेनिन नाम का एक एंजाइम बनाएंगे। जैसे रेनिन बनेगा, जो क्या करेगा वहाँ पे, इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड। ब्लड में ऑलरेडी एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, उस ब्लड के उस फैक्टर को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। रेनिन बना, उसने ब्लड के एक फैक्टर को, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया 1 में और 2 में, क्योंकि वो खुद इनएक्टिव था एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करा, बीइंग अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये बहुत ही पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो कि क्या करेगा, इंक्रीजेज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय, वो वहाँ पे क्या करेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा एंड देयर बाय GFR को भी बढ़ाएगा। तो वहाँ पे वो ग्लोमेरुलस GFR को भी बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा। और एंजियोटेंसिन सेकेंड ऑल्सो एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके साथ साथ क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये हमारी किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं जिन्हें, उन ग्लैंड्स को भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। क्लियर हो गया? आप सबको पता है हमारी 2 किडनीज़ हैं, दोनों किडनीज़ के ऊपर कप शेप्ड ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज़ करती है, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं उन्हें, वहाँ से एल्डोस्टेरॉन को भी रिलीज़ कराएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए, एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम आयंस का, वाटर का, कहाँ से, नेफ्रॉन की सबसे नीचे वाले पोर्शन, डिस्टल पार्ट, जहाँ पे पानी ज़्यादा निकल रहा है बॉडी से बाहर, उसको फिर से रीएब्जॉर्ब करवाएगा। क्लियर हुआ? दिस लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड GFR, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज होगा, GFR में भी इंक्रीज होगा। और दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसको बोलेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, कि एंजियोटेंसिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वहाँ पे वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को नैरो करना। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको फटाफट एक बार क्योंकि रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या हुआ, देखिए जब आपके बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, कैसे, ध्यान से सुनना, ब्लड वॉल्यूम में चेंज, बॉडी फ्लूइड में चेंज, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। ऑस्मो रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट हुए, उन्होंने क्या करा, वहाँ पे आपकी ब्रेन की हाइपोथैलेमस ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि तुम वहाँ से ADH बनाओ। अब ADH बन गया,
एडीएच जैसे ही बना, एडीएच ने क्या करा, सबसे पहले उसने क्या करा, जाकर नेफ्रॉन के जो लेटर पार्ट्स हैं वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाया ताकि वाटर का लॉस कम हो। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स दोबारा से बढ़ गए। बॉडी फ्लूइड्स बढ़ने के बाद उनको रिसेप्टर्स को ऑफ करा कि अब तुम बंद करवाओ वहाँ का सिक्रीशन, अब नॉर्मल हो गया है, क्लियर हुआ, ऑफ करवाया। उसके बाद क्या हुआ, एडीएच जो हमारा बना था उसने क्या करा, किडनीज़ में कॉन्स्ट्रिक्शन करा, किडनीज़ की ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करा। उसके बाद ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हमारा वहाँ पे। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अपने आप नेफ्रॉन के अंदर ज़्यादा ब्लड जाने लगा, मतलब ज़्यादा जीएफआर हो गया हमारा दोबारा से। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकंड मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा कि जो जेजीएच एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं हमारे नेफ्रॉन के, वो कैसे रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमारी बॉडी में जीएफआर कम होता है, वैसे क्या होते हैं हमारे जक्स्ट्रा सेल्स क्या होते हैं, रेनिन बनवाते हैं वहाँ से। जैसे ही रेनिन बनता है, रेनिन हमारे ब्लड के एक फैक्टर को, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है 1 और 2 में, दोनों में कन्वर्ट हो गए 1 और 2 में। जैसे ही वो कन्वर्ट हुए, एंजियो2 एक बहुत ही बड़ा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, क्लियर हुआ। उसने ब्लड वेसल्स को नैरो किया और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाया, जिसकी वजह से हमारा जीएफआर भी बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ना मतलब खून आपकी ब्लड वेसल में तेज़ी से दौड़ना। खून जब तेज़ी से दौड़ेगा, भागेगा, तो नेफ्रॉन में भी तो आएगा जल्दी से, जीएफआर में, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। जैसे ही आपका वो एक्टिवेट हुआ, एंजियोटेंसिन सेकंड ने क्या करा, आपकी किडनीज़ की एड्रेनल कॉर्टेक्स में से एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज़ करवाया। जैसे आपका हार्मोन रिलीज़ हुआ, आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर का क्या हो गया, फिर से वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो गया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और जीएफआर हमारा बढ़ गया, और इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब देखिए, थर्ड इसका रेगुलेशन का मैकेनिज्म है एएनएफ, आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। इसमें देखिए क्या होता है, आपको बताया था ना मैंने, 3 चीज़ें हमारी बॉडी का फिल्ट्रेट रेगुलेट कर रही है। हाइपोथैलेमस का पहले पढ़ लिया, फिर जेजी सेल्स, फिर बोला था आपको मैंने हार्ट, या पता चलेगा आपको हार्ट कैसे रेगुलेट करता है। थर्ड इज द हार्ट, एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द आर्ट्रिया। जैसे हार्ट के आर्ट्रिया चंबन है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, कैन कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ। तो आपके हार्ट में एक फैक्टर रिलीज होता है जिसे बोलते हैं एएनएफ, क्योंकि आर्टरी में ब्लड ज़्यादा आया तो मतलब आर्ट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर आपका रिलीज हुआ वहाँ पे हार्ट में, क्लियर हुआ। जिसकी वजह से क्या हुआ, इट कैन कॉज वैसोडाइलेशन। एएनएफ जो फैक्टर रिलीज हुआ वैसोडाइलेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से डायलेशन हो जाएगा ब्लड वेसल्स का, एंड देयर बाय डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज हो जाएगा। तो एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज एन चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये एक चेक का काम करेगा, ये देखने के लिए कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कैसा काम कर रहा है, उसके लिए ये चेकिंग का काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स को वैसो डायलेशन मतलब होगा कि वेसल्स को डायलेट करेगा। डायलेशन मतलब होता है कि वेसल्स को यूजुअली ये वाइड करेगा, वाइडन मतलब जैसे फैलती हैं ब्लड वेसल्स, वाइडन करेगा उनको ताकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा वैसो डायलेशन का काम करेगा एएनएफ। तो देखिए आपकी बॉडी के छोटे छोटे केमिकल्स स्मॉल क्वांटिटी में आपकी पूरी ब्लड वेसल्स को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई पाइप है, उसको मैं ब्लॉक भी करवा सकती हूँ थ्रू बॉडी फैक्टर्स, उसको मैं खुलवा भी सकती हूँ। ब्लॉक कराऊंगी तब जब ब्लड का फ्लो नहीं चाहिए होगा, जब मुझे ब्लड का फ्लो ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको फैलाऊंगी पाइप को ताकि ब्लड का फ्लो अच्छे से हो। तो ये सारे बॉडी के फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेगुलेशन ऑफ किडनी। अब आ जाइए मिक्चुरेशन में। तो देखिए मिक्चुरेशन क्या है, यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू अ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन बन गया नेफ्रॉन में वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सीएन। जब तक उसको एक सिग्नल नहीं मिलेगा आपके दिमाग से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तब तक आप यूरिनेट भी नहीं कर सकते हैं, यू नो। ये सारे सिग्नल्स ब्रेन कर रहा है कि हमें फील हो रहा है वी हैव टू गो टू यूरिनेशन, तो ये पूरा सीएनएस कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आप देखिए दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय, सिग्नल कैसे हो रहा है, इट इज़ इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। जैसे यूरिन वाला बैग फिल्ड हो जाता है यूरिन से तो वो स्ट्रेच होता है, और वो स्ट्रेच बैग है ना, पन्नी है,
डालेंगे तो स्ट्रेच होगी। क्लियर हो गया? स्ट्रेच होगी जैसी, तब हमारा वहाँ से जो स्ट्रेचिंग होने के बाद वो सिग्नल शुरू होता है वहाँ से और दिमाग पे जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इन रिस्पॉन्स, फिर क्या होता है? इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लैडर, जो आपके बैक के सेल्स है ना, वो जो रिसेप्टर है सेल जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं स्ट्रेच होने की, वो क्या करते हैं? सेंड सिग्नल टू सीएनएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जो बैग है ब्लेडर, उसके जो सेल हैं वो जो खिंच रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, और वो ही सिग्नल को भेजते हैं दिमाग तक। ठीक है, फिर क्या होता है? सीएनएस पे मैसेज चलेगा कि भाई बैग फेल हो गया है, तो सीएनएस क्या करेगा? द सीएनएस पासेज ऑन मोटर मैसेजेस। सीएनएस वहाँ से मैसेज देगा, टर्न योर पेज, टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। अब देखो सीएनएस क्या करेगा? वहाँ से मैसेज देगा ताकि हम कॉन्ट्रैक्शन शुरू करें स्मूथ मसल्स का, ब्लेडर की, एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथल स्पिंक्चर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। फिर आपका जो स्पिंक्चर है, ओपनिंग पार्ट, वो स्पिंक्चर ओपन होने के बाद देन ओनली द रिलीज ऑफ यूरिन कैन टेक प्लेस। तो मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन। तो देखिए यूरिनेशन के लिए भी आपके मैसेज जा रहे हैं, हम लोगों को ये चीज़ फील ही नहीं हो रही है, हम अनअवेयर है अंदर की प्रोसेस से कि हाउ द मैसेज फ्रॉम ब्लैडर इज गोइंग टू ब्रेन एंड ब्रेन अगेन सेंडिंग टू द यूरेथ्रा एट द लास्ट पार्ट, एंड फ्रॉम देयर द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज गोइंग ऑन। क्लियर हो गया? स्पिंक्चर्स आपको पता है, स्पिंक्चर्स क्या होते हैं? विंडोज काइंड ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग पाथ। जैसे हमारे पेट में खाना जाता है तो वहाँ एक स्पिंक्चर होता है। वॉमिट क्यों आती है? कि पेट का ऊपर वाला ढक्कन खुल जाता है तो खाना बाहर हो जाता है। तो स्पिंक्चर खाना खाने के बाद क्लोज होते हैं, खाना खाते टाइम खुलते हैं। ऐसी बॉडी के हर ऑर्गन्स में जहाँ से हम रिमूव करते हैं वेस्ट को, लिक्विड्स को, वहाँ पे भी स्पिंक्चर्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन, एंड द न्यूरल मैकेनिज्म, इस न्यूरल मैकेनिज्म जो प्रोसेस कंट्रोल हो रही है इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ओके, इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब देखिए एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रिएट्स ऑन एन एवरेज करीब 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिलीज होता है, और करीब 180 लीटर फिल्ट्रेट हमारा एक दिन में होता है। 180 लीटर, एक बाल्टी सपोज 10 किलो या 20 किलो की होती है, अब आप देख लो 180 लीटर्स। और सिर्फ यूरिन कितना कर रहे हैं पूरे दिन में? 1 से 1.5 लीटर। ओके, द यूरिन फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक। पीएच होता है यूरिन का, दैट इज 6.0, एंड हैज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, उसका एक स्मेल भी होती है। क्लियर हो गया? ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीडेड आउट पर डे। करीब हर दिन हमारे शरीर से 25 से 30 ग्राम यूरिया बाहर जा रही है थ्रू यूरिनेशन। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। यूरिन की कंडीशन को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। यूरिन का टेस्ट आपको पता है, यूरिन का टेस्ट होता है कितने लोगों का? यूरिन का टेस्ट से हम अपनी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स का भी पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे? किडनीज़ की माल फंक्शनिंग, किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करे, यूरिन के टेस्ट से पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल अगर यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लाइकोसूरिया, और या कीटोन बॉडीज़ मिल रही है, तो मतलब कि डायबिटीज़ है, क्योंकि इसका बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा ना। हमने बताया ना ग्लूकोज अमीनो एसिड रीएब्जॉर्ब होते हैं रीजन्स में, ट्यूब्यूल्स में, वो बाहर आ रहे हैं, मतलब किडनी फंक्शन ही नहीं कर रही है। ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन। ये चीज़ें नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? वो पास हो जा रही है यूरिन में। क्लियर होगा? तो यूरिन से एग्जामाइन कर सकते हैं कि किसी को कोई डिसऑर्डर तो नहीं है किडनी से रिलेटेड। फाइन, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में 16.7, सेकेंड लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी में सिर्फ हमारी किडनीज एक्सक्रीशन नहीं कर रही है, हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं। अब आप अननोन चीज़ आपने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए क्या? अदर देन किडनीज, लंग, लिवर, स्किन, ये भी हमारी बॉडी से गंदगी निकाल रहे हैं। कैसे? आर लंग्स रिमूव CO2। फेफड़े क्या कर रहे हैं? पूरे शरीर की CO2 को ला रहे हैं, हम नाक से बाहर फेंक रहे हैं, O2 ले रहे हैं, लंग्स CO2 को फेंक रहे हैं बाहर। ठीक है, ये भी वेस्ट है। तो देखिए आर लंग्स अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट, एंड ऑल्सो करीब 200 मिलीलीटर पर मिनट रिमूव कर रहे हैं CO2 को, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर, और वाटर भी उसके साथ रिमूव हो रहा है। क्लियर हो गया? लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सिक्रीट्स बाइल जूस जो हमारे लीवर में बनता है, कंटेनिंग
सबस्टांसेस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड सड़े हुए स्टीरॉयड हार्मोन्स, वाइटामिन एंड ड्रग्स, इनको भी रिमूव कर रहा है लीवर हमारा। ओके, मोस्ट ऑफ दी सबस्टांसेस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। तो लीवर कैसे पास कर रहा है? डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ, सॉलिड वेस्ट के साथ बॉडी में पास करते रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड इन द स्किन। अब आ जाइए स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड क्या करती है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी का बहुत सारा वेस्ट रिमूव कर रही है। सिक्रीशन मतलब पसीना बाहर को निकलता है ना, सिक्रीशन की हेल्प से करती हैं। स्वेट ग्लैंड, स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड, तो पसीना हमारा बनता है स्वेट ग्लैंड के द्वारा, जो कि वाटरी फ्लूइड होता है। इसमें क्या होता है? NaCl, नमक होता है, आपने टेस्ट भी किया होगा, तो इट इज़ रिच इन NaCl। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है उसमें, देखिए लैक्टिक एसिड भी होता है। दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो स्वेट ग्लैंड का मेन काम है कि जो पसीना बाहर आ रहा है आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट। सपोज आपको गर्मी में जब बहुत पसीना आता है मुंह में, तो एवरीबडी टेस्ट कुछ चला ही जाता है मुंह में, जब बहुत ज़्यादा हम स्वेट करते हैं। तो आपने बताया वो सॉल्टी होता है सोडियम क्लोराइड उसमें, इसकी वजह, और यूरिया भी होता है उसके अंदर। उससे आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, इसलिए हम समर्स में स्वेटिंग करते हैं और विंटर्स में शिवरिंग करते हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू कूलिंग इफेक्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट अबव मैंशनड। सिबेशियस ग्लैंड क्या करती है हमारी बॉडी में? एलिमिनेट सर्टेन सबस्टांसेस लाइक स्टीरॉयड, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस थ्रू सीबम। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर स्किन। देखा ना आपने, आपका फेस अपने आप मॉर्निंग में उठ के ऑयली हो जाता है, कभी कहते हैं ना किसी का फेस बहुत ऑयली है, फिर पिंपल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हमारी स्किन में सिबेशियस ग्लैंड है जो कि वैक्स और ऑयल्स को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि स्किन की प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। वो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्किन प्रोटेक्शन, और वो ऐसा वेस्ट भी रिमूव हो जाता है। क्लियर हो गया? डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज ऑल्सो रिमूव थ्रू सलाइवा। सलाइवा से भी हमारा कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव होता है। तो हमारी बॉडी में कितनी सारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गई। अगर क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में कि राइट डाउन द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन्स, किडनीज शुरू करेंगे, लंग्स, स्किन, वेशियस ग्लैंड सब लिख देंगे। ओके, अब आ जाइए लास्ट टॉपिक में, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम से क्या क्या जुड़े हुए डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, पहला देखते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, मतलब कि किडनीज जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हैं तो क्या होगा? ब्लड से यूरिया बाहर नहीं निकलेगा यूरिनेशन में, क्योंकि किडनी छान ही नहीं पा रही है। तो कहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन इकट्ठा कहाँ होगा? ब्लड का यूरिया इन द ब्लड, यूरिया ब्लड में इकट्ठा होगा। आ कंडीशन कॉल्ड यूरीमिया, उन पेशेंट्स को बोलते हैं कि इनको यूरीमिया हो गया है, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर, जिसकी वजह से लोगों की किडनी फेल हो जाती है। यूरिया वॉशरूम में बाहर नहीं जा रहा है यूरिन के थ्रू, क्योंकि यूरिन में फिल्टरेशन ही नहीं हो रहा है उसका, तो किडनी, वो टॉक्सिक एलिमेंट है ना बहुत बड़ा, वो किडनी में इकट्ठा हुआ, किडनी फेल होगी लोगों की, पता ही नहीं चलता है लोगों को। ठीक है, अब देखिए इन सच पेशेंट्स में क्या किया जाता है? यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। उनकी बॉडी में यूरिया, एक नकली किडनी लगवाकर बॉडी के बाहर मशीन से पूरे शरीर का खून डालते हैं उस मशीन में, वो मशीन यूरिया लेती है, फिर खून साफ करके दूसरी साइड से अंदर डालते हैं। 5 घंटे की प्रोसेस होती है करीब ये, और 3 दिन बाद, हर 3 दिन बाद कुछ पेशेंट्स में होती है, और इतना वीकनेस आती है कि पूरी बॉडी का ब्लड बाहर एक साइड से जा रहा है। नॉर्मल तो पता ही नहीं शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि सब ऑर्गन्स फिट एंड फाइन है राइट नाउ। क्लियर हो गया? ड्यूरिंग प्रोसेस में देखो क्या है, हीमो मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस मतलब फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन। द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनिएंट आर्टरी, एक आर्टरी से ब्लड को ड्रेन करते हैं, ठीक है, उसको पास करते हैं आर्टिफिशियल किडनी में। ठीक है, ब्लड ड्रेन फ्रॉम आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट, फिर वहाँ से जो आर्टरी से ब्लड निकाला जा रहा है उसको एक उसमें मशीन में डाला जाता है, और वहाँ पे एक हम डालते हैं डायलाइजिंग यूनिट, एडिंग एन एंटी कोगुलेंट लाइक हेपेरिन, ताकि ब्लड जम ना जाए ना, तो एंटी कोगुलेंट भी डाल देते हैं वहाँ पे। ठीक है, द यूनिट कंटेन्स अ क्वाइल्ड, जो यूनिट है ना पूरी मशीन, वो मशीन देखो कैसी बनी है, वो मशीन बनी है एक क्वाइल्ड सेलोफोन ट्यूब्स, ऐसी लंबी लंबी ट्यूब्स हैं, ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा क्लास 10th में पढ़ा था मशीन का पूरा स्ट्रक्चर, ऐसी लंबी लंबी ट्यूब्स थी घूमी हुई। ओके, जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन
एज दैट ऑफ प्लाज्मा, जिसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, आपकी बॉडी का जो प्लाज्मा होता है ना उसकी तरह सेम कॉम्पोजिशन बनाया जाता है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं बनाया जाता है बस। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन्स ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि देखो जब आपका खून बाहर आ रहा है ना मशीन में, उन्होंने वहाँ पे देखो पहले क्या कर दिया, जैसा आपका ब्लड का प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन है ना सेम उन्होंने मशीन में भी भर दिया, ताकि ब्लड को ये ना लगे कि ये क्या चीज़ है, उसको अपने जैसी मैचिंग लगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, दीज सब्सटेंसेज फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, और फिर वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है वो फ्लूइड सारा, और ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट से फ्री हो जाता है। फिर एक साइड से इसको क्या करते हैं, क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक विद द हेल्प ऑफ अ वेन। वेन जो होती है गंदा खून, वेन का काम क्या है कि नीचे से ब्लड को ऊपर लेके जाना, ठीक है, तो वेन से हम ब्लड को अंदर डालते हैं, आर्टरी से बाहर निकालते हैं, याद रखना डिफरेंस, किससे डालना है किससे अंदर करना है, ओके। और वहाँ पे ऐड कर देते हैं एंटी हिपैरिन भी ऐड कर देते हैं। दिस मेथड इज़ अ बून, बून मतलब ये मेथड एक वरदान है थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट जो कि अपनी किडनी फेल के उसमें है, और उनके लिए एक वरदान का काम कर रही है ये, क्योंकि उनके लिए फिर डेथ है लास्ट। अब इससे भी अगर उनकी ज़िंदगी बच रही है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है कि बच जा रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ अल्टीमेट मैथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। तो कुछ लोगों ने मैंने सुना कि किडनीज भी ट्रांसप्लांट, फैमिली मेम्बर्स किडनी दे देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो किडनी फेलियर में ये भी कर सकते हैं। अ फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, एक किडनी लेंगे उसकी जो बंदे की किडनी चल रही है सही से, फंक्शनिंग है, ठीक है, डोनर से, वो भी किसकी ली जाती है, बहुत ही क्लोज रिलेटिव की, ताकि हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे, हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट ना करे, कोई पराया समझे ना कि मेरी ऑर्गन नहीं है किसी और की ऑर्गन है, इसको मार दो, शरीर खुद ही अपनी ऑर्गन्स को किल कर सकता है, ठीक है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। अब मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर की वजह से ऐसे रेट्स इनके बहुत सक्सेसफुल होने लगे हैं अब, ओके। नेक्स्ट डिसऑर्डर का नाम है रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली बहुत बच्चों को भी होता है, ये देखिए क्या है, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, स्टोन हो जाना किडनी में, ठीक है, तो ये स्टोन किसका होता है, क्रिस्टलाइज सॉल्ट, सॉल्ट जब क्रिस्टल जम जाते हैं वहाँ पे जैसे कि ऑक्सलेट्स के, ठीक है, तो ये स्टोन का रूप ले लेते हैं, दे आर एक्चुअली द सॉल्ट्स, वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाते हैं। लास्ट डिसऑर्डर है रीनल कैलकुली को आप स्टोन भी लिख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे। लास्ट आपका ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो मतलब इसमें प्रॉब्लम हो रही है ग्लोमेरुलस में, तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर, किडनी का जो ग्लोमेरुलर है ना उसमें इन्फ्लेमेशन, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसमें ग्लोमेरुलस जब खराब हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो ब्लड बॉमन कैप्सूल से ट्यूब्यूल्स में कैसे जाएगा, पास होना उसका मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो आपके ये बेसिक डिसऑर्डर्स हो गए, यूरीमिया हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका हो गया किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, रीनल कैलकुली और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। हीमोडायलिसिस थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, किडनी फेलियर, क्योंकि ये क्लास 10th में भी मैंने एक्सप्लेन करा है, वहाँ से भी समझ सकते हैं कंप्लीट प्रोसीजर ये कैसे क्या आता है। आगे बस पुरानी बुक्स भी होंगी तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, तो हीमोडायलिसिस ढंग से पढ़ लेना। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर।